नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गलंट क्लासेज में। आज की क्लास में हम इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1885 से लेकर 1947 तक हैं। दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो महत्वपूर्ण आंदोलनकारी थे, जिनकी वजह से हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल पाई थी, हम उन सब के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में कम से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इन प्रश्नों को 1885 से लेकर 1947 तक का इतिहास कंप्लीट करेंगे और दोस्तों क्लास में उनको याद करेंगे। कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। दोस्तों, मैंने क्या किया है दोस्तों, इस क्लास में आपको हिस्ट्री की जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, उनके साथ साथ डिटेल के साथ साथ दोस्तों मैंने उसमें इमेज भी कंपाइल की है, जिससे दोस्तों आप इमेज से समझ सकते हैं कि आखिर युद्ध में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारे डिटेल में है। इसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली क्लास होगी, हम इस टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी लेके आएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो दोस्तों इन नोट्स को आप अपनी क्लास में नोट्स जरूर कर लें और अच्छे से नोट्स बनाएं और उनको बार बार रिविजन करते रहें। इस क्लास को देखने के बाद दोस्तों आपको जितने भी आंदोलन है, मतलब दोस्तों आप 1885 से लेकर 1947 तक जो युद्ध हुए थे, कैसे हुए थे, क्या हुआ था, आप उन सबको आज की क्लास में ही कंप्लीट समझ जाएंगे। और दोस्तों हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जैसे 1885 में क्या हुआ था, 86 में क्या हुआ था, 87 में क्या हुआ था। दोस्तों हम इसे क्रम से पढ़ेंगे ना, तो दोस्तों आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टाइम तक ये बना रहेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम 1885 से। दोस्तों 1885 में हुआ क्या था, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे आपके A.O. ह्यूम। जो A.O. ह्यूम थे ये आपके स्कॉटलैंड के थे। अगर हम पूछें कि A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या था, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका पूरा नाम था। दोस्तों अगर हम बात करें जिस टाइम पर आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस टाइम पर जो वायसराय थे आपके, वो थे आपके लॉर्ड डफरिन। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। हम इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपके मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। वायसराय आपके लॉर्ड डफरिन थे। दोस्तों अगर हमसे बात करें तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो उस टाइम पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, बल्कि इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था, तो इसका नामकरण किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों हम बात करें 1885 में जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस में प्रथम कौन कौन क्या था, मतलब कौन कांग्रेस में पहला क्या बना था, किसने क्या किया था। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था आपका दोस्तों, उसके अध्यक्ष थे आपके WC बनर्जी, यानी कि बंकिम चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष की बात करें, आपसे पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी इसके पहले अध्यक्ष थे। प्रथम यूरोपीय जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो थे आपके जॉर्ज यूले। कभी आपसे पूछ ले कि प्रथम यूरोपीय कौन था जिसने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो वो थे आपके जॉर्ज यूले। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली जो थी, इन्होंने प्रथम महिला थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दोस्तों वो थी आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी ये प्रथम यूरोपीय महिला थी, सब प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों प्रश्न को समझिए, अगर अध्यक्षता की बात करें तो एनी बेसेंट, अगर संबोधन की बात करें तो कादम्बिनी गांगुली। जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, तो वो दोस्तों आपका 1896 में था। 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपकी रहमतुल्लाह सयानी ने, और दोस्तों इन्होंने स्वयं ही इसको गाया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह भी आपको याद रखना है कि वंदे मातरम जो था दोस्तों आपको 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इसके अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। इन्होंने खुद ही इसको गाया था और वंदे मातरम जो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर जरूर करें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना न भूलें। अब देखते हैं दोस्तों क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं बंगाल विभाजन की। तो दोस्तों आपका बंगाल विभाजन जो हुआ था आपका 1905 में हुआ था। अब बंगाल विभाजन हुआ क्या था हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन हम बता देता हूँ दोस्तों जो बंगाल का विभाजन हुआ था इसका दो पार्ट में हुआ था। एक था आपका पश्चिम बंगाल और एक था आपका पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों क्या था, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था। पूर्वी बंगाल में क्या था आपका, पूर्वी बंगाल और असम था। तो जो बंगाल था आपका, बिहार, उड़ीसा था, इसमें हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था, मतलब दोस्तों इस क्षेत्र में हिंदू जनसंख्या थी, जबकि पूर्वी बंगाल और असम में मुस्लिम जनसंख्या का बाहुल्य क्षेत्र था। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था। अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब रखा गया था तो 3 दिसंबर 1903 को रखा गया था, जबकि 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने यह प्रस्ताव रखा गया था। जनता के सामने कहा गया था 19 जुलाई 1905 को कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। उसके अगले दिन यानी कि 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हो गई। 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने रखा गया था, अगले ही दिन 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई। अब इसका क्या हुआ दोस्तों, विरोध हुआ। 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। अब बंगाल का विभाजन कैसे हुआ दोस्तों, यहाँ से आपके दो पार्ट बांट दिए थे बंगाल के, एक था आपका पूर्वी बंगाल और एक था आपका पश्चिमी बंगाल। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल में कौन कौन थे और पूर्वी बंगाल में कौन कौन थे। पश्चिम बंगाल में दोस्तों हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और पूर्व में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पश्चिम में हिंदू था और पूर्व में क्या था आपका मुस्लिम क्षेत्र था। अब 1905 में जब बंगाल विभाजन हो गया था तो 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन लागू हो गया था। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल में एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई, यानी कि इसका विरोध हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लें कि शोक दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है तो शोक दिवस जो है आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और बंगाल विभाजन के विरोध में। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोना बांग्ला लिखा। यह गीत अब तक बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन चुका है। यानी दोस्तों ये अगर हमसे पूछ लें कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान था, राष्ट्रगान तो याद था मतलब दोस्तों अब भी है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोना बांग्ला किसने लिखा है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और इसी टाइम पर लिखा था 16 अक्टूबर 1905 को। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1905 में आपका बंगाल विभाजन हो गया। 1906 की बात करते हैं तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब मुस्लिम लीग क्या थी दोस्तों, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी और इसके किसके नेतृत्व में की गई थी तो नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में की गई थी। कब की गई थी, 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। अगर आपसे पूछ ले कि मोहम्मद अली जिन्ना कब शामिल हुए थे तो 1913 में ये शामिल हो गए थे। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम कांग्रेस अधिवेशन विभाजन की। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरत में हुआ था। दोस्तों क्या हुआ था कि सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उस टाइम पर कांग्रेस का विभाजन हो गया, इसलिए हम इसे सूरत अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर इसको कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। अब हुआ क्या था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन था सूरत में चल रहा था, इसके अध्यक्ष थे आपके रास बिहारी घोष। अब हुआ क्या था दोस्तों, इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसमें 2 दल बन गए, एक था गरम दल और एक था नरम दल। गरम दल का मानना क्या था दोस्तों, गरम दल का मतलब था कि ईंट के बदले ईंट, खून के बदले खून। जबकि दोस्तों नरम दल जो क्या था, नरम दल का मानना था कि हम इन बातों को रिक्वेस्ट करके या दोस्तों हाथ जोड़ के या मान के शांति से हम उसको मना लेंगे, उनका ये मानना था। तो उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता थे। अगर हम उदारवादी की बात करें दोस्तों यानी कि नरम दल की, तो इसमें थे आपके दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले और आनंद मोहन बसु।
अगर हम गर्म दल की बात करें तो गर्म दल में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। इन तीनों को समृद्ध रूप से लाल बाल पाल कहा जाता था, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछ ले कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो सूरत में हुआ था, 1907 में हुआ था, और यह आपका नरम दल और गर्म दल में बट गया था। गर्म दल के लोग जो थे दोस्तों, वो आपके उनका मानना था कि हम ईंट का बदला ईंट से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे, जबकि नरम दल का मानना था कि जो बात हाथ जोड़ के या रिक्वेस्ट करके बन सकती है तो उसमें खून खराबा क्यों करना। अब उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, 1907 में आपका विभाजन हो चुका था सूरत अधिवेशन का। 1908 में क्या हुआ था, खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस कौन थे उसके बाद जान लेते हैं। शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। मुजफ्फरनगर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरनगर जेल भेजा गया था, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद माना जाता है। अगर आपसे पूछ लें कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद व्यक्ति कौन था, तो खुदीराम बोस थे। 1908 में इनको फांसी दी गई थी D.H. किंग्सफोर्ड को मारने के आरोप में। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टी थी गदर पार्टी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। 1911 में क्या हुआ दोस्तों, 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था और 1913 में गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। इसका गठन 1913 में हुआ था। मुख्यालय था इसका सैन फ्रांसिस्को में था। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहनसिंह भाखड़ा ने की थी। अगर आपसे पूछ लें कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर था, सैन फ्रांसिस्को में था। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहनसिंह भाखड़ा ने की थी। अगर आपसे पूछ लें कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों, 1913 में स्थापना हुई थी आपकी गदर पार्टी की। 1914 में क्या हुआ था, 1914 में हुआ था आपका प्रथम विश्व युद्ध, जो 1928 तक चला था। 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आ गए थे। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, 1915 में आए थे महात्मा गांधी जी भारत, 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। जो दोस्तों लखनऊ समझौता क्या है, लखनऊ समझौता का मतलब क्या है कि जो 1907 में आपका कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, 1907 में यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था, वह 1916 में दोबारा से नरम दल और गर्म दल आपके आपस में मिल गए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ था। नरम दल और गर्म दल का एकीकरण हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ था। अगर आपसे पूछ लें कि लखनऊ समझौता जो हुआ था आपका 1916 में, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो A.C. मजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। तो 1916 में एक घटना हुई थी, होम रूल लीग आंदोलन का गठन। 1916 में ही आपका होम रूल लीग आंदोलन हुआ था, 1916 में, ये भी आपको याद रखना है। इसके जो मुख्य नायक थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। दोस्तों एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने होम रूल आंदोलन था वो मद्रास में चलाया था, जबकि बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने इसको पुणे में चलाया था। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। अगर आपसे पूछ ले कि होम रूल लीग आंदोलन किससे प्रेरित था, तो यह आपका आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित था। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। इसके बाद दोस्तों चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। दोस्तों सारी की सारी घटना क्रमवार पढ़ रहे हैं, 14, 15, 16, अब आएगा 1917। 1917 में क्या हुआ था, आपका चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। अब हुआ क्या दोस्तों, उसके बाद जान लेते हैं। 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ला था, वे गांधी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया और वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान को यह करा दिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 में से हिस्से में से नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। मतलब क्या था दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या किया था, करार दिया था कि जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास 20 खेत हैं, तो 20 में से आपको 3 हिस्से पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। इसे हम कहते हैं 3 कठिया।
इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और इसके बाद से उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। दोस्तों इसमें महात्मा गांधी की जीत हुई थी और किसान और अंग्रेजों को उसमें झुकना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों 1917 हुआ था। 1917 के बाद क्या आएगा, अब आपका 1918 आएगा। 1918 में क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिकों बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। तो इसमें भी महात्मा गांधी की जीत हुई थी। खेड़ा आंदोलन, अब इसका तो 1918 में एक आंदोलन हुआ था, 1918 में खेड़ा आंदोलन। 1917 में क्या हुआ था, आपका चंपारण हुआ था, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल हुआ था 1918 में, और 1918 में ही आपका खेड़ा आंदोलन हुआ था। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा यानी कि गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ कर देनी चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर वे भारत में भी काफ़ी चर्चित थे और इन आंदोलनों में असफलता भी पाते हुए वे भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। इसके बाद दोस्तों 1919 में हुआ था आपका रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रोलेक्ट एक्ट को भारत में लाया गया था। परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी कि गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजों सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। महात्मा गांधी ने इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा था। यह भी आपको याद रखना है। जलियांवाला नरसंहार, जब दोस्तों आपका रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में, इसका विरोध करने के लिए हमने क्या किया, हम लोगों ने मिलकर के जलियांबाग में एक सभा रखी थी। हुआ क्या था दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया। कई जगह हिंसाएं हुई। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रोलेक्ट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायन ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या मात्र 379 और घायलों की संख्या 12 से बताई गई थी, जबकि लोग मारे गए थे आपके 15 से। जलियांवाला नरसंहार के समय भारत का वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसरॉय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसके बाद दोस्तों खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1922 तक चला था। उस समय तुर्की के खिलाफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। और अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन नेतृत्व अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया गया था, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, तो 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इसका नेतृत्व अली बंधुओं यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था और महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इन सब घटना को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था और अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। गांधी जी ने भी अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अगर आपसे पूछ लें कि महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब त्यागी थी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। इसके बाद दोस्तों बहुत बड़ा कांड हुआ था, चोरा चोरी कांड, 5 फरवरी 1922 को।
5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया। परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया था। इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की फैसले का आलोचना की थी। परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे थे और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद दोस्तों 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके बाद कुछ नेता जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं कर रह सकते थे, यानी दोस्तों जो महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे, और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। अब बात करें तो 1924 में एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो 1924 को बेलगाम अधिवेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस का 40वां अधिवेशन और एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद दोस्तों 1928 को आया था आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहाँ काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ इसका विरोध किया गया था। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस के लाठीचार्ज के कारण ही कुछ दिनों के बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 1929 की। 1929 में हुआ था आपका लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, रावी नदी के तट पर हुआ था और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन यानी कि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब दोस्तों बात करते हैं दांडी मार्च यात्रा की, जो कि 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी दूरी 241 मील थी। अब बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, जो आपके दोस्त 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 से लेकर के 1932 तक। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 में चला था पहला सम्मेलन। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। अब बात करें दोस्तों ब्रिटिश सम्राट था आपका जॉर्ज पंचम। प्रधानमंत्री की बात करें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था आपका रैमजे मैकडोनाल्ड और गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड इरविन। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि थे, देसी रियासतों के 16 थे और ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता थे। कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1931 को, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन भी आपका लंदन में हुआ था। ब्रिटिश सम्राट की बात करें जॉर्ज पंचम था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करें रैमजे मैकडोनाल्ड था। वायसराय की बात करें लॉर्ड वेलिंगटन था। कांग्रेस के प्रतिनिधि की बात करें दोस्तों, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी, यह कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। महिला प्रतिनिधि की बात करें तो सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा शहनवाज थी। राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि की बात करें तो मदन मोहन मालवीय थे। दलित वर्ग के प्रतिनिधि की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और मुसलमानों की बात करें तो आगा खान, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना थे। पूना पैक्ट दोस्तों हुआ था आपका 26 सितंबर 1932 को। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए गए जाने से दुखी हुए थे और 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर थे। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गईं। इस समझौते पर गांधी जी एवं डॉक्टर अम्बेडकर के हस्ताक्षर किए गए थे।
अगर आपसे पूछ लिया कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। इसके बाद आपका हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्रिटिश सम्राट आपका जॉर्ज पंचम था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपका रैमजे मैकडोनाल्ड था और वायसराय आपका लॉर्ड वेलिंगटन था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया था और मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। यहाँ दोस्तों आपके पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन आपके सफल नहीं हुए थे, यानी कि तीनों के तीनों आपके फेल हो गए थे। अब बात करें दोस्तों 1935 की। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया और 1937 में लागू हुआ। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। 1939 में आपका दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। 1940 में मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल तक 1942 तक भारत आया। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। अब बात करें दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की, जो 1942 में हुआ था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया था और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों से ये आंदोलन जारी किया। इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना। 1945 में आपका शिमला सम्मेलन हुआ था। 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेबल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बड़ी बैठक थी। यह वेबल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक चला था। शिमला सम्मेलन विफल हो गया। 1946 में आया था आपका कैबिनेट मिशन। इसका उद्देश्य क्या था? भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना, एक संविधान बनाने वाली संस्था भारत की संविधान सभा तैयार करना, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। 1947 में क्या हुआ? 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन करना अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैंने आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है, बहुत डिटेल में कवर किया है। अगर दोस्तों आप इस टॉपिक के MCQ चाहते हैं तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपके लिए अगले दिन इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को, जितने प्रीवियस पेपर में पूछे गए मैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करा दूंगा। अगर दोस्तों आपने पूरी क्लास अच्छे से देखी है तो दोस्तों आप हमें इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से जानी जाती थी? 4 ऑप्शन आपके तिनकट्टे पद्धति, रैतवाड़ी पद्धति, नीलकारी और झूम खेती। दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।